हाँ, नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक विचारक को डिस्कस करने वाले हैं। उस विचारकों का उस विचारक का वर्णन करने वाले हैं जिस विचारक ने पहली बार क्या है, राज्य के संबंध में ये कहा कि जो राज्य का जन्म है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ है, सामाजिक समझौते के माध्यम से हुआ है। और जब भी हमारे आपके दिमाग में सामाजिक समझौते वाली बात आती है, उस समय हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर तीन विचारकों के नाम हैं, वो मुख्य रूप से आते हैं। उसमें हॉब्स, लॉक और रूसो की बात की जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हॉब्स के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे कि हॉब्स ने राजनीति के संबंध में अपने किस तरह के जो विचार है हॉब्स के थे, उसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो हॉब्स है आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है। आपके यूजीसी का नेट हो, पीजीटी का एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज की बात हो, या बाकी तरह का कोई एग्जाम्स हो, वहाँ भी जो हॉब्स का जो से प्रश्न पूछने की जो संभावना है पूरी की पूरी बनती है। या सिविल सर्विसेज के अंदर खास तौर से कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हॉब्स क्या व्यक्तिवादी थे या निरंकुशवादी थे। यदि हम इस प्रश्न को डील करते कि हॉब्स क्या व्यक्तिवादी थे या निरंकुशवादी थे, हॉब्स ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल स्टेज के अंदर है, मतलब राज्य का निर्माण होने से पहले जो एक नेचुरल अवस्था थी, एक प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या है, जो आपके यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौमिक कानून की क्या था, अभाव था। और वहाँ के जो एक ही कानून चलता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या माइट इज राइट, मतलब जिसके में ताकत है उसकी ही विजय होती थी। इस तरह का कानून था। उसके बाद जो लोगों ने आपस में एक समझौता किया, और समझौते के माध्यम से उसने एक लिव्यांथन तैयार किया, जो उसकी बुक भी है हॉब्स की, जो उसने 1651 के अंदर किया है। हॉब्स ने उसकी बुक प्रकाशित हुई है। उसको वह लिव्यांथन मानता है, और जो लिव्यांथन एक शक्तिशाली व्यक्ति है। लोगों ने समझौता किया, और समझौते के द्वारा ही क्या है, राज्य का भी निर्माण हुआ, समाज का भी निर्माण हुआ, और सरकार का भी निर्माण हुआ। साथ में हॉब्स ये भी कह रहा है जो ये समझौता हुआ है ये एक पक्षीय हुआ है। समझौते के अंदर राजा शामिल नहीं था, बल्कि राजा क्या था, समझौते का परिणाम था। हॉब्स साथ में ये कह रहा है कि मैं अपने अधिकार राजा या राजा की संस्था को सौंपने के लिए तैयार हूं, शर्त यह कि आप भी सभी तरह के अधिकार अपने राजा को सौंप दें। जो हॉब्स है वह राजा को असीमित शक्ति दे रहा है, इसलिए हम उसको निरंकुशवादी कह सकते हैं। वो ये कह रहा है व्यक्ति के संबंध में, जब उससे पूछा गया कि एक राज्य के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता बचेंगी कि नहीं, फिर हॉब्स कह रहा है कि जो स्वतंत्रता की बात करे तो विधि के आगे व्यक्ति का चुप रहना या मौन रहना ही उसकी स्वतंत्रता में नीत है। एक जगह जो व्यक्ति को, यदि हम व्यक्तिवादी उनको साबित करने की कोशिश करें कि वे हॉब्स व्यक्तिवादी थे या व्यक्तिवादी बिल्कुल भी नहीं थे, परंतु जब हमें पहली बार हॉब्स जी ऐसे लेखक है जिन्होंने अपने विचारों के अंदर ये कहा कि जो राज्य का निर्माण हुआ किसी दैवीय शक्ति से नहीं हुआ है, जो राज्य का निर्माण है व्यक्ति ने अपने विवेक से किया है, राज्यों ने, व्यक्तियों ने अपने सुरक्षा से किया है। ठीक है, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसने राज्य का निर्माण किया है। और इस शर्त पर राज्य का निर्माण किया है कि जो राजा के द्वारा क्या है, व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा की जाएगी। मतलब जो व्यक्तियों का जो जीवन है प्राकृतिक अवस्था के अंदर जो सुरक्षित नहीं था, माइट इज राइट वाली वहाँ पे प्रॉफिट सही बैठती थी, कहावत सही बैठती थी। इसलिए क्या है, व्यक्तियों ने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए क्या है, राजा का निर्माण किया। और जब राजा का निर्माण हो जाता, जो एक पक्षी था, उसके बाद क्या हुआ है, हॉब्स ये कह रहा है कि राजा के अंदर सभी तरह के जो अधिकार है वे निहित होंगे, और व्यक्तियों का सिर्फ उसे कर्तव्यों का पालन करना होगा। यदि जो व्यक्ति राजा के कानूनों का उल्लंघन करते या उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि वो फिर उसके बाद नेचुरल स्टेज के अंदर चले जाएंगे, प्राकृतिक अवस्था के अंदर चले जाएंगे। और वो प्राकृतिक जो अवस्था थी बहुत ही क्रूर अवस्था थी, वहाँ पे एनार्की थी, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और माइट इज राइट वाली जो वहाँ पे प्रॉफिट हुए सही बैठती थी। साथ में हॉब्स ये भी कह रहा है यदि राजा
व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के पास एक अधिकार बचता है वो कि राजा के खिलाफ कर दे, रिवोल्ट कर दे, राजा के खिलाफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं। मतलब ऐसी परिस्थिति में यदि आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन, आपके आत्मरक्षा एक राज्य के अंदर राजा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या लोगों को उस राज्य के खिलाफ क्रांति कर देना चाहिए या उस राजा को सत्ता से हटा देना चाहिए। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिविल सर्विसेज के अंदर भी बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। जो हॉब्स का जन्म है वह आपका जो समय अवधि हॉब्स की रही है वह 1588 से 1679 के बीच रही है। हॉब्स का जो जन्म है वह इंग्लैंड के ब्रिटेन के जो माल्समेबरी था, माल्समरी के साथ बेस्टफोर्ड के अंदर क्या उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और जब हॉब्स का जो जन्म हुआ था उस समय जो इंग्लैंड के ऊपर जो स्पेन की जो जल सेना थी उसने आक्रमण कर दिया था, और ब्रिटेन के अंदर क्या था, एक भय वाला माहौल, मतलब जो माहौल है वातावरण, डर का माहौल चल रहा था। स्वयं हॉब्स अपने लेखन के अंदर ये कह रहा है कि मैं और भय क्या है, जुड़वा भाई, मतलब मैं और डर जुड़वा भाई है। हॉब्स की ये कोटेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हॉब्स है, चार्ल्स जो प्रथम था, जो चार्ल्स प्रथम और इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर जो लंबा संघर्ष भी चला और उस वहाँ पे सिविल वॉर भी हुआ, और उसके बाद क्या है जो चार्ल्स प्रथम था 1649 के अंदर उसको जेल के अंदर डाला गया पहले उसको, और 1649 के अंदर उसका सर कलम कर दिया गया, उसे मौत की सजा दी गई। और चार्ल्स प्रथम का क्या शिक्षक भी था, और जिस कारण क्या है जो हॉब्स है वह राजतंत्र का भी क्या है समर्थन कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हॉब्स की अध्ययन पद्धति। हॉब्स का अपने आप में एक प्रसिद्ध कथन है, हॉब्स की बड़ी फेमस कोटेशन है। वह कोटेशन में क्या अपनी कथन में क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का अंत शक्ति है। और ये जो बात है वो अपने 1655 के अंदर जो इनकी बुक प्रकाशित हुई है, जिस बुक का नाम था डी कॉर्पोर के अंदर कह रहे हैं। ठीक है। थॉमस हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति थी वह राजनीति विज्ञान का जो उन्होंने अध्ययन करने के लिए ज्यामिति, और ज्यामिति को वो शुद्ध विज्ञान कहते थे। ज्यामिति का सहारा लिया, भौतिकी का सहारा लिया था, मनोविज्ञान का सहारा लिया। मनोविज्ञान को बाद में समझेंगे हम जब वो हॉब्स के जो ह्यूमन नेचर के बारे में उनके विचार समझेंगे, भौतिकी के मनोविज्ञान के बारे में। थॉमस हॉब्स की जो पद्धति थी, जो अध्ययन पद्धति, वो यांत्रिक भौतिकवाद थी, और यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद थी, महत्वपूर्ण। ठीक है। हॉब्स की जो पद्धति थी, या हॉब्स को वैज्ञानिक भौतिकवाद या हमारा यांत्रिक भौतिकवाद का पिता भी कहा जाता है। थॉमस हॉब्स का जो आपका भौतिकवाद था, जो आपका वैज्ञानिक भौतिकवाद था, और कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, उसमें बेसिक डिफरेंस था। जो हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद था वह ये कहता था जो अणु है, जो धरती का जो राज्य का जो निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण क्या है, समझौते का परिणाम है, मतलब कोई दिव्य शक्ति से नहीं हुआ है। इसलिए अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंदर क्या है, हॉब्स ये कह रहा है कि हमारे जो अणु होते हैं क्या होते हैं, स्वतः ही गतिशील होते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स अपने द्वंद्ववाद के अंदर ही, द्वंद्ववाद भौतिक अंदर के साथ ये कह रहे हैं कि जो अणु है उनको बाहर से संचालित किया जाता है या उनको बाहर से गति दी जाती है। कार्ल मार्क्स ये कहता था जो विचारों का जो विचार है इंसान के अपने अंदर नहीं पैदा होते, बल्कि जो विचार है वातावरण के कारण क्या है, या उसकी आर्थिकी के कारण क्या है, या व्यक्ति के अंदर जो विचार है वो बाहर से डाले जा सकते हैं। ठीक है। ये उसके अंदर बेसिक डिफरेंस था। जो थॉमस हॉब्स है वो विशुद्ध रूप से भौतिक विचारक था। हॉब्स के अनुसार हॉब्स क्या कह रहा है कि व्यक्ति और संपूर्ण जो विश्व है, जो व्यक्ति और संपूर्ण विश्व है, ये भौतिक अणुओं के समुच्चय से क्या है, निर्मित हुआ है। ठीक है। क्या है, निर्मित हुआ है। जो हॉब्स ने इतिहास का अध्ययन करने के लिए नैतिकता और उन्होंने ऐतिहासिक विधि का प्रयोग भी नहीं लिया। और जो थॉमस हॉब्स ने जो अपना राजा या एक महत्वपूर्ण ग्रंथ 1651 के अंदर प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम लिवियांथन था। लिवियांथन के संबंध में क्या है, जो ऑक्सफोर्ड थे
उन्होंने ऑक्सफोर्ड ने लिव्यांथन अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और ऑक्सफोर्ड ने लिव्यांथन को अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना था। हालांकि लिव्यांथन को क्या है, जहाँ पे अ, अ, थॉमस हॉब्स क्या है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे, उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी लिव्यांथन को जला दिया गया था। और क्लेरेंटन जो उनके एक समकालीन विचारक थे या विद्वान थे, उन्होंने भी थॉमस हॉब्स का जो बुक है लिव्यांथन था उसको जला दिया था। उसके कटु आलोचक क्लेरेंटन भी रहे हैं। थॉमस हॉब्स ने क्या है, जो मैंने पहले कहा था कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर क्या है, उनके ग्रंथ या उनकी जो महान बुक थी लिव्यांथन को जला दिया गया था। जो थॉमस हॉब्स थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की छात्र थी, और जिस समय थॉमस हॉब्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र रहे, उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर एक पद्धति चलती थी। उस पद्धति का नाम था स्कोलेस्टिक पद्धति। स्कोलेस्टिक पद्धति का मतलब है कि अपने तर्क के माध्यम से क्या है, जो तर्क के माध्यम से क्या है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताओं को सिद्ध करना। परंतु हॉब्स ने इस पद्धति का क्या खंडन किया, इस पद्धति को मानने से इनकार कर दिया। अब हॉब्स राज्य की प्रकृति के बारे में हॉब्स के क्या विचार है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हॉब्स राज्य को एक यांत्रिक बोल रहा है। जो हॉब्स राज्य को क्या बोल रहा है कि यांत्रिक बोल रहा है। जो राज्य का निर्माण एक समझौते के तहत हुआ है, राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है। और ये जो यांत्रिक वाला जो विचार है आधुनिक युग में हॉब्स ने क्या पहली बार कहा था। ठीक है, हॉब्स ये कह रहा है कि राज्य के यंत्र है, और ये राज्य क्या है, मानव निर्मित संस्था, ना कि दैवीय संस्था। ठीक है, कि ये क्या बोल रहा है कि जो राज्य प्राकृतिक अथवा दैवीय संस्था नहीं है, बल्कि ये क्या है, यांत्रिक है, व्यक्तिवाद का क्या है, परिणाम है। ठीक है, जब राज्य व्यक्तिवाद का परिणाम है, इस समय जो हॉब्स क्या है, व्यक्तिवादी बन जाते हैं। ठीक है, और जैसे हॉब्स है, लॉक है, हमारे बेंथम है या जे.एस. मिल है, ये सभी जो विचारक है ये राज्य की जो प्रकृति है उसको क्या मानते हैं, यांत्रिक मानते हैं, यंत्र की भांति राज्य को मानते हैं। यदि हमने हॉब्स के विचारों के अंदर व्यक्तिवाद देखना है, या हॉब्स के जो विचारों के अंदर निरंकुशवाद भी है, यदि हमने व्यक्तिवाद देखना है, तो उस समय हम हॉब्स के विचारों के अंदर व्यक्तिवाद देख सकते हैं। जब हॉब्स ये कह रहा है कि जो राज्य का निर्माण है एक सामाजिक समझौते के तहत हुआ, और राज्य क्या है, साधन है। साधन किसके लिए, व्यक्ति के सेल्फ प्रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। यदि राज्य व्यक्ति के सेल्फ प्रिजर्वेशन को, व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाता, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वह राज्य के खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं, राज्य के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं, या राज्य के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं। एक ही अवस्था के अंदर जो व्यक्ति है राज्य के खिलाफ जा सकता है, ये कह रहे हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ये कह रहे हैं कि जो राज्य का निर्माण हुआ समझौते के तहत हुआ है, ये हमने कह दिया। इसके साथ साथ जो हॉब्स के विचारों के अंदर हमें निरंकुशवाद और व्यक्तिवाद का समन्वय देखने को मिलता है। हॉब्स को हम निरंकुशवादी तो कहते हैं, परंतु पूर्ण सत्तावादी नहीं कह सकते। क्यों? हॉब्स ने जब राज्य का निर्माण हो गया है, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लिव्यांथन बन गया है, राजा बन गया, जो कि समझौते का भाग नहीं था बल्कि समझौते का परिणाम था। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, और ये जो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिहाज से, यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, किसी भी तरह के प्रश्न। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने, और आपसे मैं ये अपील करता हूँ कि इससे पहले के जो मेरे लेक्चर है, वो एक लेक्चर की एक पूरी सीरीज है, उसको क्रमबद्ध रूप से आप सभी लेक्चर्स को बड़े ध्यानपूर्वक सुने। जो हॉब्स के विचारों के अंदर वो निरंकुशवाद और व्यक्तिवाद का भी समन्वय देखने को मिलता है। निरंकुशवाद जब राज्य बन जाता है, उसके बाद वो जो राजा को है अनलिमिटेड पावर देता है, असीमित शक्तियां देता है, राजा के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। राजा का सिर्फ एक ही दायित्व रहता है कि लोगों की सेल्फ प्रिजर्वेशन की या लोगों की आत्मरक्षा की को सुरक्षित बनाना। यदि ऐसा नहीं कर पाता हुआ तो फिर लोगों के पास क्या है, रिवोल्ट करने का अधिकार है। ऐसे समय क्या है, उन्होंने दोनों के जो गुण हैं आपके निरंकुशवाद के भी और व्यक्तिवाद के भी है, उसका क्या है, हॉब्स के विचारों के अंदर हमें समन्वय देखने को मिलता है। अब हॉब्स ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कह रहा है, या मानव के स्वभाव के बारे में हॉब्स कह रहा है कि जो मानव का जो स्वभाव है वह क्या है, पशु
के बराबर है। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य लालची है, ठीक है। और मनुष्य के अंदर क्या है, अनंत इच्छाएं हैं। परंतु ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण, फिर कह रहा हूँ मैं, जो हॉब्स यहाँ कह रहा है कि जो मनुष्य के अंदर ये सारी जो बुराई है, वह कह रहा है कि मनुष्य की जो ये बुराई है उसके मनोविज्ञान के कारण है, ना कि मनुष्य बुरा है। ये जो बुराई है ये उसके वातावरण के कारण पैदा हुई, ना कि जो मनुष्य वो जन्म से ही बुरा है। मानव के मनोविज्ञान ने जो मानव को है बुरा बना दिया, क्योंकि नेचुरल स्टेज के अंदर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। माइट इज राइट वाली प्रॉफिट वहाँ सही बैठती थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहावत वहाँ पे सही बैठती थी। और प्राकृतिक अवस्था में क्या है, कोई सार्वभौमिक विधि भी नहीं थी, जिस कारण क्या है व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित बना पाते। इसलिए क्या है कि उस समय मानव के सामने जो वातावरण था इस तरह का था कि जो मानव ने अपने लाइफ को सिक्योर करना था, उसे अधिक से अधिक शक्ति गेन करनी थी। यदि वह ऐसा अपने अधिक से अधिक पावर गेन नहीं करता तो हो सकता था जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो वो उसके ऊपर क्या है, अपराधिपत्य या डोमिनेंस स्थापित कर लेगा। इसलिए क्या है, जो ये मानव का जो स्वभाव बना है वह वातावरण की जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण मानव का स्वभाव बना है, ना कि मानव का जो स्वभाव है वह बुरा है। जो थॉमस हॉब्स के अनुसार जो समाज है, जो थॉमस हॉब्स है राज्य और जो समाज को भी क्या है, कृत्रिम संस्था मानते हैं, ठीक है। एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, और जो समाज को वह आणविक प्रकृति का बताते हैं। जो समाज क्या है वो एक आणविक प्रकृति है, और आणविक प्रकृति से ये तात्पर्य हमारा रहता है कि समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह है। जो समाज है व्यक्तियों का समूह है, तथा समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है वह अणु की भांति क्या है, क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अणु की भांति क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। अब बात कर लेते हैं कि जो थॉमस हॉब्स है, जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, उस समय प्राकृतिक अवस्था थी, नेचुरल स्टेज थी। प्राकृतिक अवस्था किस तरह की थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि हमने पहले डिस्कस भी कर लिया है। जो थॉमस हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था के अंदर कोई यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो सभी लोगों का जो जीवन है उसको सुरक्षित रख सके, या सभी लोगों के आपका कोई कमजोर है कोई शक्तिशाली है, सभी के ऊपर क्या है एक जैसा कानून लागू हो। जो प्राकृतिक अवस्था थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली प्रॉफिट वहाँ सही व्यक्ति थी, माइट इज राइट वाली वहाँ पे कहावत थी, जिस कारण जो लोगों का क्या है जीवन सुरक्षित नहीं था। प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या है, बहुत अधिक संघर्ष थे। वो प्राकृतिक अवस्था को बहुत इस तरह का हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अब थॉमस हॉब्स। परंतु थॉमस हॉब्स अपनी जो बुक लिवियांथन के अंदर है वे 19 तरह के प्राकृतिक कानूनों का भी जिक्र कर रहे हैं। अगेन महत्वपूर्ण, वे कितने तरह के कानूनों का वर्णन कर रहे हैं, प्राकृतिक 19 तरह का। जैसे क्या है, ये शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करना, अपने कुछ अधिकार नौछावर करना, इस तरह के जो राइट्स हैं वे नेचुरल स्टेज के अंदर भी हुआ करते थे। इसके बारे में जो क्या है बात प्राकृतिक विधि के बारे में या प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या है हॉब्स कह रहे हैं। और प्राकृतिक अवस्था के अंदर कोई संपत्ति नहीं थी, मतलब संपत्ति थी भी तो वो सुरक्षित नहीं, संपत्ति का कोई परमानेंट संपत्ति का क्या था, अभाव था। अब थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कह रहे हैं कि सामाजिक समझौता हुआ क्यों, सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था का ही परिणाम था। प्राकृतिक अवस्था के अंदर जो व्यक्ति का जीवन वो सुरक्षित नहीं था, वो श्रमगुण था। जो व्यक्ति है अधिक से अधिक शक्ति गेन करना चाहता था, वो अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया, और समझौता जो था ये एक पक्षी था। अगेन महत्वपूर्ण, समझौता एक पक्षी था, और जो राजा था समझौते का परिणाम था, ना कि राजा समझौते का क्या है भाग रहा है, ठीक है। और समझौते के तहत क्या है, जो व्यक्तियों ने सभी तरह की जो शक्ति है वो राजा को सौंप देते हैं। स्वयं हॉब्स ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सभी तरह की जो शक्तियां हैं राजा या राज्य को सौंपने के लिए तैयार हूँ, शर्त यह है कि आप भी अपनी सभी तरह की जो शक्ति है राजा या इस सर्वोच्च संस्था को सौंप दे। ये कह रहे हैं हॉब्स सामाजिक समझौते के बारे में। साथ में हॉब्स ये भी कह रहे हैं कि जो सामाजिक समझौता हुआ है ये विवेक ने अपने विवेक से, जो व्यक्ति ने क्या है अपने विवेक से किया है, और ये व्यक्ति के ठोस विवेक का क्या है परिणाम है।
और जो सामाजिक जो समझौता है, सामाजिक समझौता क्या है, अपने आप में क्या है, एक उपयोगी सिद्धांत है। उपयोगी क्या है, सिद्धांत है, परंतु इसकी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि सामाजिक समझौता जिसकी हॉब्स ने बात की है, इसकी कोई कट ऑफ डेट हमारे पास नहीं है, इसका कोई हमारे पास ऐतिहासिक अनुमान नहीं है। ठीक है, अब समझौते की विधि क्या है, समझौते की विधि क्या है, व्यक्तियों ने अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए समझौता किया। समझौता एक पक्षी था, राजा इसमें शामिल नहीं था, राजा समझौते का क्या था, परिणाम था। और क्या है, यदि व्यक्ति इस सामाजिक समझौते को खत्म करेंगे तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति है वह फिर से प्राकृतिक अवस्था के अंदर चले जाएंगे। और प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी जहाँ पे जो व्यक्ति की जो लाइफ है वो सिक्योर नहीं थी, उनका जीवन सुरक्षित नहीं था। प्रभु सत्ता के बारे में जो थॉमस हॉब्स के विचार है, प्रभु सत्ता के बारे में जो थॉमस हॉब्स ये कह रहा है, जो प्रभु सत्ता है वह क्या राज्य के पास असीमित होती है, वह अविभाज्य होती है, वह निरंकुश होती है। व्यक्तियों ने क्या है, सिर्फ प्रभु सत्ताधारी के आज्ञा का पालन करना होता है। प्रभु सत्ताधारी के ऊपर एक ही पाबंदी है कि वो लोगों के सेल्फ प्रिजर्वेशन या लोगों के जीवन की क्या करनी, उसने सुरक्षा करनी है। ठीक है, ये जो कह रहा है थॉमस हॉब्स। इसके साथ जो थॉमस हॉब्स ने राज्य, सरकार और समाज के बीच भी कोई अंतर नहीं किया। ठीक है, और ना ही जो थॉमस हॉब्स के द्वारा है राजा के ऊपर कोई नैतिकता के कोई प्रतिबंध, कोई दैवीय प्रतिबंध या कोई चर्च का प्रतिबंध, इस तरह के कोई प्रतिबंध लगाता है। और जो थॉमस हॉब्स है वो चर्च को भी क्या राज्य का अधीन कर देता है या राज्य का अधीन कर देता है। थॉमस हॉब्स ने क्या है, जो थॉमस हॉब्स क्या है, थॉमस हॉब्स ने क्या है, राज्य और समाज के अंदर कोई अंतर नहीं किया, हमने बात कही दी है। सेवाइन ने क्या कहा है, सेवाइन ने थॉमस हॉब्स के बारे में कहा है कि हॉब्स की जो संप्रभुता के लिए क्या है, जो उपयोग उसने किया है, एक काल्पनिक निगम का उपयोग किया है। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में जो थॉमस हॉब्स के जो विचार है वे कह रहा कि विधि का मौन रहना ही क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। ठीक है, वहान क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर भान कह रहे हैं कि थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ तो अराजकतावाद है, एनार्की है, और दूसरी ओर निरंकुशवाद का क्या रहता है, खतरा रहता है। ये प्रोफेसर वहान थॉमस हॉब्स के स्वतंत्रता के विचारों के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। थॉमस हॉब्स का जो शक्ति का सिद्धांत है, अपने पावर कॉन्सेप्ट में थॉमस हॉब्स क्या कह रहे हैं, थॉमस हॉब्स ये कह रहे हैं कि जो शक्ति का प्रयोग है वो कैसे किया जा सकता है, सहमति से किया जा सकता है, व्यक्ति के कंसेंट से किया जा सकता है। और जो शक्ति का जो धारणा है, सिद्धांत है, ये दो व्यक्ति या समूह के आपसे अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, थॉमस हॉब्स के अनुसार क्या है, शक्ति और बल के अंदर क्या है, भेद होता है। बल जो था वो प्राकृतिक अवस्था के अंदर था, और जो शक्ति था एक वैधानिक शक्ति है, एक लीगल पावर है, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, लोगों ने अपनी कंसेंट के माध्यम से या लोगों ने अपनी सहमति के माध्यम से राजा को दी है। और इसके साथ साथ जो थॉमस हॉब्स ने वो शक्ति और सत्ता के अंदर भी किया है, मतलब पावर एंड अथॉरिटी के अंदर भी कोई अंतर नहीं किया है। थॉमस हॉब्स का जो महत्व है, थॉमस हॉब्स को हम एक उदारवादी दार्शनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब वो व्यक्ति को महत्व दे रहा है, वे जो राज्य का निर्माण वो व्यक्ति के विवेक के कारण हुआ है, और जब वह उनके जो विचारों के अंदर क्या हमें उपयोगितावाद भी देखने को मिलता है, जो कि बाद में व्यक्ति उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है जर्मी बेंथम ने बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया था। और वो ये कह रहे कि जो राज्य है एक उपयोगी संस्था है। अब हम थॉमस हॉब्स के जो संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं कि थॉमस हॉब्स के संबंध में जो आपके परीक्षा के लिहाज से एक एक बातें जो अभी तक हमने डिस्कस कर ली या हम करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे फिर से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और बार बार इस वीडियो को देखिए, यदि आप एक बार आप इसको समझ ना पाए हो। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके, थॉमस हॉब्स का जो समय अवधि रही है आपकी 15 चाहे 88 की बात हो या 1679 के बीच जो इनकी समय अवधि इंग्लैंड के अंदर रही है, उस समय इंग्लैंड के अंदर क्या है, दो तरह आंदोलन चल रहे थे। एक तो वहाँ पे सिविल वॉर था, और ख़ास करके एक लेबरर्स का आंदोलन था और दूसरा डिगर्स का आंदोलन था। जो लेबरर्स का आंदोलन था वह राजनीतिक समानता की बात कर रहे थे, और जो डिगर्स का आंदोलन था वह आर्थिक समानता की बात कर रहे थे। थॉमस हॉब्स की जो पहली रचना थी, जो उनकी पहली बुक थी, उसका नाम था
हिस्ट्री ऑफ पोलेपोंसियन वॉर थी, जिसका उन्होंने क्या है बाद में अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया था। ठीक है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण बुक लिवियाथन थी, और जो क्लेरेंडन थे वो हॉब्स के समकालीन लेखक थे या विचारक थे। उन्होंने हॉब्स के विचारों की बहुत अधिक आलोचना की थी, और उन्होंने भी लिवियाथन को जला दिया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर भी क्या है, लिवियाथन को जला दिया था। और स्कॉलिस्टिक पद्धति जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस समय प्रचलित थी, जिस समय हॉब्स वहाँ के स्टूडेंट हुआ करते थे, और हॉब्स ने स्कॉलिस्टिक पद्धति को मानने से भी इनकार किया और उसकी आलोचना की। डी कॉर्पोर और डी सेवी जो ये बुक है, ये इन्होंने लैटिन भाषा के अंदर लिखी है। और जो माइकल ऑक्सफोर्ड ने भी लिवियाथन को अंग्रेजी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे महान ग्रंथ माना है। लिवियाथन अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखी गई थी। इसके साथ एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, ये भी जो हॉब्स की क्या है प्रथम रचना है या महत्वपूर्ण रचना रही है इनकी। ठीक है। ये हॉब्स की क्या है प्रमुख रचनाएं थी, और ये हॉब्स के राजनीतिक विचारों के बारे में हमने जाना। और हॉब्स है आपके यूजीसी नेट सेट फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, पीजीटी का पेपर या सिविल सर्विसेज के लिहाज से क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एक अपील करता हूँ, यदि आपको मेरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो आप इस यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एचपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।